बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर एग्ज़ाम, जो कि है बीएड 4th सेमेस्टर से। और सब्जेक्ट की बात करें तो ये है कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी समकालीन भारत एवं शिक्षा। जैसे कि प्रीवियस 2 वीडियोस की बात करें तो हमने 2 वीडियोस में यूनिट 1st, 2nd और 3rd से मिक्सअप क्वेश्चंस और उनके आंसर को लेकर के बात की थी। इसके लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको बीएड 4th सेमेस्टर और जो सब्जेक्ट है कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, तो इस नाम से रिलेटेड आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर सारे वीडियोस लाइन से मिल जाएंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस सब्जेक्ट के यूनिट 1st, 2nd, 3rd और 4th से मिक्सअप क्वेश्चन और उनके आंसर को लेकर के बात की जा रही है। वहीं अगर हम बात करें आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न कैसे आएंगे, तो संभावित प्रश्नों को रखा गया है, यानी जिनके आने की उम्मीद ज़्यादा है। वहीं अगर हम बात करें कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा, तो मैंने बताया है कि इस बार शायद चेंज मिले, 10 क्वेश्चन मिले आपको। इसमें से 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने रहेंगे और ईच क्वेश्चन आपका 16 मार्क्स का हो सकता है। तो यहाँ पर हम लगभग क्वेश्चनों की बात करें तो 24 क्वेश्चंस ही रख रहे हैं अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें। इसके अलावा भी आपको 12 शॉर्ट्स या इससे ज़्यादा हो सकते हैं, 15 शॉर्ट्स अलग से बता दिए जाएं। उन्हें भी आप एक बार देख लीजिएगा, उनके आंसर भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है, ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना रहे आपके एग्ज़ाम के में आने वाली चीज़ों को लेकर के। चलिए देखेंगे प्रीवियस वीडियो में हमने कौन कौन से लॉन्ग के क्वेश्चन को लेकर के बात की थी। तो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट जो आपका था इसको लेकर के बात कर ली थी, सेकंड हो चुका था, इन सभी को हमने कंप्लीट करा दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर विज़िट करें। क्वेश्चन नंबर 4, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5, 6, उसके बाद 7 हो गया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप तैयार कर लीजिए। इससे बाहर आपको कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, या यूँ कह सकते हैं आपको पूरा सिलेबस, पूरी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस यही क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए, काफ़ी रहेगा आपके एग्ज़ाम में, आपकी काफ़ी हेल्प होगी। लगभग अगर आपके 10 क्वेश्चन मिलेंगे आएंगे तो उसमें से कम 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप ये सारे क्वेश्चंस तैयार कर लीजिए। यहाँ तक हम बात कर चुके थे। इसके आगे भी क्वेश्चन था एक, ये था, थोड़ा नंबरिंग गलत हो गई थी, ठीक है, तो उसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 तक हम कंप्लीट करा चुके थे। ये या यूँ कहें कि क्वेश्चन नंबर 12 था आपका, ये कंप्लीट हो चुका था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13, नंबरिंग सही करिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 से बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत में 1813 से 1854 के मध्य शिक्षा संवर्धन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या होगा। यानी डिस्क्राइब द इफेक्ट्स मेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन फ्रॉम 1813 टू 1854 इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। 1813 से 1854 तक शिक्षा विकास के लिए प्रयास एवं प्रोत्साहन, यानी एफर्ट्स एंड प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल डेवलपमेंट फॉर 1813 टू 1854। इसमें क्या कुछ चीज़ें दी हैं, इन्हें थोड़ा सा हम देखेंगे। दिया है कि 1813 में ईस्ट इंडिया को जब ब्रिटिश पार्लियामेंट से भारत पर शासन करने का चार्टर एक्ट प्रदान किया गया, तो उस समय भारत की शिक्षा के लिए पहली बार 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया। ये धनराशि प्रतिवर्ष भारत के लोगों को साक्षर बनाने के लिए खर्च की जानी थी। इस धनराशि के प्रावधान के बावजूद एक लंबे समय तक कंपनी ने कोई कार्य नहीं किया, क्योंकि धनराशि को कैसे तथा किस शिक्षा, यानी जो कि प्राचीन शिक्षा थी, या पाश्चात्य यानी जो वेस्टर्न शिक्षा थी, इस पर खर्च किया जाए स्पष्ट नहीं किया गया था। इसीलिए 1813 से 1854 तक शिक्षा पर विवाद, उसका समाधान, शिक्षा का माध्यम, नीतियाँ कैसी थी इस पर, तथा उसका भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका जो वर्णन है कई तरीके से किया गया है, ठीक है। 1813 का आज्ञा पत्र से लेकर के 1854 तक क्या कुछ हुआ देख लेते हैं। तो सबसे पहले विवाद जो हुआ था वह 1813 के आज्ञा पत्र से हुआ था। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र का प्रत्येक 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था। देखिए, अगर हम 1813 के आज्ञा पत्र की बात करें
ठीक है, तो इसमें एक जो 1 लाख रुपए की धनराशि थी उसका व्यय कैसे किया जाए, यह सबसे बड़ा मुद्दा था। यानी उसे प्राचीन सभ्यता या प्राचीन चीज़ों के लिए खर्च किया जाए या वेस्टर्न चीज़ों पर खर्च किया जाए। ठीक है, ये था। और भी कई सारी चीज़ें थी 1813 के आज्ञा पत्र में, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर दिया है 1819 का आज्ञा पत्र। इसमें क्या था कि कंपनी किस साहित्य यानी प्राच्य या पश्चात को बढ़ावा देगी। फिर था साहित्य की भाषा कौन सी होगी, किन विज्ञानों का प्रसार किया जाएगा, ये सारी चीज़ें आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फिर आया मैकाले का विवरण पत्र, जो कि 1835 में आया था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लॉर्ड मैकाले का जो विवरण पत्र था। इसमें दिया है कि लॉर्ड मैकाले ने 10 जून 1834 को भारत के गवर्नर जनरल का काउंसिलिंग के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त होकर भारत में पदार्पण किया तथा मैकाले अंग्रेजी साहित्य के घोर समर्थक, प्रकांड विद्वान, एक कुशल वक्ता। अतः सबसे पहले मैकाले ने 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 को गहनता से अध्ययन किया और अध्ययन के पश्चात 2 फरवरी 1835 में अपने तर्कों और विचारों को स्पष्ट दिया। 1835 यानी जो मैकाले का विवरण था, इन्होंने प्राच्य और पाश्चात्य विवाद, जो 1813 का आज्ञापत्र जो धनराशि थी 1 लाख की, किस प्रकार खर्च की जाए, इसके बारे में मैकाले ने अपने विवरण में बहुत सारी बातें लिखी। कि जैसे जो 1 लाख, यहाँ पर देखिए अनुदान, जैसे शिक्षा अनुदान 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया। ठीक है, किसी भारतवासी तथा सम्राट को अपने धर्म, जन्म, स्थान, वर्ग एवं वर्ण के आधार पर किसी भी स्थान पर पद को प्राप्त करने से रोका न जाए। गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग में एक कानूनी सदस्य बढ़ा दिया जाए। यही सारी बातें थी। आपको कौन कौन सी हेडिंग इंक्लूड करनी है इस आंसर में, वो अभी हम बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये निस्यंदन सिद्धांत या छनाई का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले ने ही दिया था। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन इसको आप स्किप कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। बेंटिक की शिक्षा नीति, जो कि 1835 में आई। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को 2 फरवरी 1835 में मैकाले का विवरण पत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, जो मैकाले ने विवरण पत्र लिखा था वो प्राप्त हुआ। इस पर उन्होंने गंभीरता से विचार किया। उसके सुझावों को स्वीकार करते हुए 7 मार्च 1835 को ब्रिटिश सरकार की नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। ये था बेंटिक की शिक्षा नीति। इसमें क्या कहा गया कि धन की कमी के कारण सरकार जन शिक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकेगी। धनराशि का व्यय केवल अंग्रेजी शिक्षा पर ही किया जाए। ये बेंटिक की शिक्षा नीति थी। आगे देखेंगे। प्राच्य साहित्य के रखरखाव पर भी किसी प्रकार का धन व्यय नहीं किया जाए। उच्च वर्ग के थोड़े व्यक्ति हैं, इन्हें शिक्षित करने के बाद शिक्षा का उत्तरदायित्व इन्हें दिया जाए। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शिक्षा नीति घोषित करते ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बल मिला और 1813 के आज्ञापत्र की धारा 43 द्वारा उत्पन्न विवाद जो है स्थायी अंत इसका कर दिया गया। उसके बाद प्राच्य पाश्चात्य विवाद का अंत जो है वह 1839 में किया गया। ठीक है, इसके बारे में कई सारी चीज़ें हैं, पढ़ने लगेंगे काफ़ी टाइम जाएगा, तो इसे आप देख लीजिएगा एक नज़र में। आगे देखेंगे वुड का घोषणा पत्र, जो कि 1854 में आया। तो चार्ल्स वुड इसके अध्यक्ष थे। इन्हीं के नाम पर जो है ये पड़ा। 1854 का जो वुड का घोषणा पत्र था वह 19 जुलाई 1854 को इसकी घोषणा की गई। ठीक है, इसमें क्या था, यह 100 अनुच्छेदों वाला अत्यंत वृहद दस्तावेज था। ठीक है, जिसमें भारतीय शिक्षा और कंपनी की भूमिका को स्पष्ट किया गया। इस घोषणा पत्र के बाद भारतीय शिक्षा में बहुत प्रगति हुई, इसलिए कुछ विद्वान वुड के घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र भी कहते हैं। इसकी कई सारी विशेषताएं भी थी। ठीक है, तो इन्हें आप दे सकते हैं, इन्हें पूछा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर 1813 से 1854 तक की चीज़ों का वर्णन आपको करना था। अगर आपके क्वेश्चन की बात करें तो आपको क्या कुछ लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर में, अभी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए वुड के बारे में आप थोड़ा सा लिखेंगे, क्योंकि 1854 तक आपको कम्प्लीटली इस आंसर में बतानी थी चीज़ें। यहाँ पर अंत कैसे हुए प्राच्य पाश्चात्य विवाद का, ये आप लिख देंगे थोड़ा। ठीक है, ज़्यादा नहीं। बेंटिक की शिक्षा नीति 1835 में, इसको आप लिखेंगे कि बेंटिक की शिक्षा नीति क्या थी। और लॉर्ड मैकाले के बारे में आप ज़रूर लिखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों ये पॉइंट आपको इंक्लूड करने हैं। सबसे पहले आप ये चीज़ें लिखेंगे कि 1813 से 1854 तक शिक्षा विकास के प्रयास और प्रोत्साहन के बारे में। इसमें आप 1813 का आज्ञापत्र
इंक्लूड करेंगे। फिर उसके बाद लॉर्ड मैकाले, ठीक है, उसका बेंटिक आ गया। उसके बाद लास्ट में आप चाहें तो सीधा सीधा चार्ल्स वुड के बारे में लिख सकते हैं। इतनी चीज़ें आप इंक्लूड कर, डेट वगैरह आप सही लिखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ा लेंदी था लेकिन आपको लिखना तो है ही है, क्योंकि आपका क्वेश्चन ही ऐसे पूछा गया। पूरा 1813 से 1854 तक की चीज़ें पूछी गई हैं। तो कुछ चीज़ें स्किप कर सकते हैं, लेकिन वुड का घोषणा पत्र आप ज़रूर इंक्लूड कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान में निहित मूल्यों के शैक्षिक निहितार्थ पर चर्चा कीजिए, यानी डिस्कस द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ वैल्यूज इंश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देख लेते हैं भारतीय संविधान में निहित मूल्य पर शैक्षिक निहितार्थ। इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखेंगे? तो इसमें आप क्लासिफिकेशन ऑफ वैल्यूज़ को लिख सकते हैं, यानी मूल्यों के वर्गीकरण को, ठीक है। इसमें आप कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप लिखेंगे, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से लिखना है। तो ये रहा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि आधुनिक मूल्य, यानी भारतीय संविधान द्वारा प्रतिपादित कौन कौन से मूल्य हैं उनको आप शैक्षिक निहितार्थ उनके बारे में आपको वर्णित करना था। आधुनिक मूल्य उन मूल्यों को कहते हैं जिन्हें भारतीय संविधान द्वारा निर्देशित किए गए हैं, अर्थात स्वतंत्र भारत में कुछ मूल्यों को उपयुक्त स्थान पर रखा गया है जो नैतिक मूल्यों का आधार बनने की क्षमता रखते हैं। इनमें से जैसे पहला हो गया फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता, ठीक है। मानव जीवन का आधारभूत एवं अत्यंत महत्वपूर्ण मूल्य स्वतंत्रता है, इसीलिए भारतीय संविधान में सामाजिक मूल्य को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया गया है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, क्षेत्र भ्रमण की स्वतंत्रता, व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता आदि जो है स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, अगर हम बात करें भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता के बारे में। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है समानता। समानता यानी इक्वालिटी। प्रजातांत्रिक समाज में प्रतिष्ठा एवं अवसर में समानता संबंधी मूल्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। समानता की अगर हम बात करें तो धर्म, लिंग, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भेदभाव ना हो, यानी समानता उन्हें प्रदान की जाए। तो ये दो हेडिंग हो गई, ठीक है। अगर मूल्यों की अगर हम बात करें भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल्यों की, तो इनमें आप ये हेडिंग इंक्लूड कर सकते हैं। आगे है भ्रातृत्व भाव, ठीक है। भ्रातृत्व भाव क्या है कि भ्रातृत्व का अर्थ है सभी व्यक्तियों में भाईचारे, प्रेम तथा सहयोग की भावना, ठीक है। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग देख लेते हैं, दिया है विश्व बंधुत्व की भावना, यानी सभी देश, सभी जाति, सभी चीज़ों से हमें बंधुत्व की भावना जो है बना के रखनी है। उसके बाद समाजवादी मूल्य हो जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग देख लेंगे धर्मनिरपेक्षता संबंधी मूल्य, आगे न्याय, ठीक है। तो इतने पॉइंट रहेंगे इस क्वेश्चन के आंसर में। इन सभी पॉइंटों को आप पढ़ सकते हैं खुद से भी। टेलीग्राम चैनल पर इनका PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा कल तक, ठीक है। तो इन सभी पॉइंटों को आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर में। और अगर आपके पास बुक वगैरह है या नोट्स हैं तो उनसे भी आप चीज़ें लिख सकते हैं। तो ये है आपके क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 13 हो गया, 14 हो गया, ये 15 है, ठीक है। नंबरिंग के हिसाब से थोड़ा नंबर जो है गलत हो गया था लिखने में। क्वेश्चन है कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान की मूल समस्याएं क्या हैं, इनके समाधान बताइए, यानी व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स इन सर्व शिक्षा अभियान इन इंडिया, गिव सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं फटाफट। तो ये रहा सर्व शिक्षा अभियान। हमारे संविधान के अनुच्छेद 45 में स्पष्ट निर्देश था कि सभी राज्य संविधान को लागू होने के 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक सभी छात्रों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर लें। इस संबंध में कोठारी आयोग शिक्षा की राष्ट्रीय नीति में भी सुझाव दिया गया तथा इसे लागू करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन भी किया गया। प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्य निःशुल्क व्यवस्था करने के संबंध में सरकार ने आगे दिया है कि बहुत सी योजनाएं लागू की, परंतु इन सबसे शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य हासिल नहीं हो सका। सन 2000 तक भी हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके जिसे प्राप्त करने के लिए संविधान में 10 वर्षों का समय निश्चित किया गया। सर्व शिक्षा अभियान की जो शुरुआत है वह 2001 में जो है की गई। इसे राष्ट्रीय योजना के रूप में सभी जिलों में लागू किया गया। इस
अभियान का उद्देश्य 2010 तक 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा जो है उपलब्ध कराना था। तो ये था सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। ठीक है, आगे भी चीज़ें दी हुई हैं। वैसे ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है। इस क्वेश्चन का आंसर हम पहले करा चुके थे। ठीक है, फिर से रिपीट हो गया है, तो इसलिए मैंने इसे बता दिया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। अगला क्वेश्चन है हमारा, शॉर्ट नोट्स पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ किस तरह से पूछी जा सकती हैं। तो ये है NCERT के बारे में और NCTE, तो इन दोनों के बारे में हम देख लेते हैं शॉर्ट नोट्स। तो अगर हम बात करें NCERT की, यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके बारे में दिया है शॉर्ट नोट्स। चूँकि पूछा है तो उसके बारे में हम लिखेंगे, संघ सरकार के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य शैक्षिक अनुसंधान के विकास और इसके प्रकाशन, सहयोग एवं प्रशिक्षण व प्रसार सेवाओं हेतु मानकों में सुधार करना है। इस कार्य हेतु शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1 सितंबर 1961 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का जो है गठन किया गया। यह एक स्वायत्त शासी संस्था है। आगे दिया है कि परिषद का कार्य क्षेत्र विद्यालयी शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालयी शिक्षा तक प्रत्येक स्तर शिक्षा के शिक्षा के प्रसार एवं विकास की दिशा में अनुसंधानों का प्रारंभ, आंकड़ों का एकीकरण व विश्लेषण कर उनके परिणामों का प्रकाशन व आवश्यक सुझावों एवं दिशा निर्देशों को प्रदान करना है। इन क्रियाओं को ध्यान में रखते हुए परिषद राज्य सरकारों, विश्वविद्यालयों के शिक्षा विभागों एवं विद्यालय के निकट संपर्क में रहती है। इसके अतिरिक्त परिषद यूनेस्को एवं यूनिसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा एवं विद्यालयी शिक्षा पर परिषद का सीधा प्रभाव रहता है। तो दोस्तों ये था NCERT के बारे में। शॉर्ट नोट्स को अगर आपके में शॉर्ट नोट्स लिखने को आता है तो बिल्कुल आप इतना लिख सकते हैं। उसके बाद अगला शॉर्ट नोट्स था NCTE के बारे में, यानी राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। तो इसके बारे में भी थोड़ी चीज़ें हम जान लेते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद है क्या। दिया है कि 1973 से अपनी पूर्व स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अध्यापक शिक्षा से संबंधित सभी मामलों में केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के लिए एक सलाहकार निकाय थी, जिसका सचिवालय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के अध्यापक शिक्षा विभाग में स्थित था। शैक्षणिक क्षेत्रों में इसके प्रशंसनीय कार्य के बावजूद यह अध्यापक शिक्षा के मानकों का पालन सुनिश्चित करने एवं निकृष्ट अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की बहुलता रोकने के अपने अनिवार्य विनियामक कार्य नहीं कर सकी। यही सारी चीज़ें दी हैं कि इन्हीं के संदर्भ में, इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया कि 17 अगस्त 1995 में इसकी स्थापना की गई। काफ़ी सारी चीज़ें हैं NCERT के बारे में। अगर हम बात करते हैं NCTE के बारे में, ठीक है, NCERT के बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो शॉर्ट नोट्स अगर आए लिखने को तो बिल्कुल आप ऐसे ही इन चीज़ों को लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्व शिक्षा अभियान पर विस्तृत लेख लिखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हम बता चुके हैं, यानी राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन सर्व शिक्षा अभियान इन इंडिया। तो एक बार एक नज़र में इसको हम देख लेते हैं। तो ये रहा सर्व शिक्षा अभियान के बारे में, वही सारी चीज़ें हैं जो अभी हमने देखा था इस क्वेश्चन को लेकर के। चूँकि हम प्रीवियस 2 वीडियो में इस क्वेश्चन को लेकर के बात कर चुके थे, इसीलिए इस पर ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो ये था सर्व शिक्षा अभियान के बारे में शॉर्ट नोट्स टाइप का। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दी हैं, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, या फिर अगर आपके पास बुक वगैरह हो तो वहाँ से भी आप सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सा पूछा था। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि भारत में अल्पसंख्यक तथा अनुसूचित जाति की शिक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या कीजिए, यानी डिस्कस इन डिटेल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न ऑफ एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज़ एंड शेड्यूल कास्ट ग्रुप इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन के आंसर को लेकर के बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर रुकेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर मैंने नेक्स्ट PDF में जो है इंक्लूड कर दिया है। तो इसका आंसर जो है
हम दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।